Yes, dear students, so let's begin. And today we start exceptions to the law of demand. So law of demand में हमने समझ लिया था कि लॉ ऑफ डिमांड है राधा और कृष्ण का बात, जहाँ लॉ ऑफ डिमांड में राधा है प्राइस और कृष्ण है क्वांटिटी डिमांडेड। इन दोनों का रिलेशनशिप भी पता है, प्राइस ऊपर होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड नीचे होगा। अब हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या, एक्सेप्शन मतलब क्या है कि कुछ ऐसा सिचुएशन होगा कि प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड जो कि नीचे जाना चाहिए बट नीचे नहीं जाके प्राइस के साथ साथ डिमांड भी ऊपर जा रहा है, या प्राइस नीचे जा रहा है तो डिमांड ऊपर जाना चाहिए मगर प्राइस नीचे जा रहा है और डिमांड भी नीचे जा रहा है। तो ये हो गया एक्सेप्शन कि अरे भैया ये तो अनहोनी हो गई, ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है लॉ ऑफ डिमांड व्हाट वी जस्ट स्टडीड इज नॉट एप्लीकेबल। ओ माय गॉड, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ लॉ लॉ, इतना बड़ा लॉ हमने पहले समझा और आज बोल रहे हैं कि ये लॉ यहाँ इस जगह पे काम नहीं करता है। ठीक है भैया, नहीं काम करता है। कहाँ पर काम नहीं करता है? कंस्पीकियस कंजम्पशन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कंस्पीकियस? कंस्पीकियस बाबा बड़ा भारी भरकम अंग्रेजी का शब्द है। सम पर्सन मे कंज्यूम अ वेरी एक्सपेंसिव कमोडिटी जस्ट टू शो ऑफ। होते हैं भैया, हमारे समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जो यू वोंट बिलीव 10-10 लाख रुपए का घड़ी पहन के घूम रहे हैं। अब मैं उनसे पूछा, भैया 10 लाख का घड़ी है, तुम्हारे घड़ी में कितना बज रहा है? बोला 2:22। मैं बोला देखो मेरे पास 40 रुपए का घड़ी है, उसमें भी 2:22 दिखा रहा है। तो भैया समय नहीं बदल सकते हो, घड़ी बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो सम पीपल मे कंज्यूम वेरी एक्सपेंसिव कमोडिटी। इसका मतलब क्या है कि प्राइस बढ़ रहा है तो जिनको महंगा हाई प्राइस आइटम चाहिए तो हाई प्राइस से हाई डिमांड बढ़ रहा है। मतलब कुछ सेगमेंट ऑफ पीपल आर देयर जिनको महंगे और महंगा, जितना दाम बढ़ेगा उतना वो बोलेंगे अरे महंगा है तो अच्छा है। तो ऐसे लोग भी है समाज में, तो उनको भूलने का नहीं है। एंड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अदर पीपल, इन दैट केस इट्स प्राइस एंड डिमांड में मूव इन द सेम डायरेक्शन। देखो जी, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे होना चाहिए, बट यहाँ प्राइस ऊपर हो रहा है और डिमांड भी ऊपर हो रहा है, सेम डायरेक्शन। ठीक है जी। डायमंड ऑर्नामेंट्स एंड एक्सपेंसिव मोटर कार्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच गुड्स। देखो भैया, जब से ये टेलीविजन वाले ऐड कर रहे हैं, वो बंदा जो है वो झुक कर नील डाउन करके वो डायमंड रिंग पहनाता है प्रपोजल के लिए कि देखो आई वांट टू प्रपोज। तो तब से ये डायमंड बड़े फैशन में आ गए। इफ द प्राइस ऑफ डायमंड्स राइज, अ रिच पर्सन विल हैव ग्रेटर सेटिस्फैक्शन इन शोइंग ऑफ हिज कंजम्पशन ऑफ डायमंड्स। अब देखो भैया, जो अमीर लोग होते हैं, बहुत बहुत अमीर, वो दिखाते हैं, आओ आओ मैं तुमको ना दिखाती हूँ, तुम्हारे भैया ना एनिवर्सरी में क्या गिफ्ट दिए पता है तुमको? ये डायमंड दिए हैं, डायमंड नेकलेस। अरे दीदी ये तो बहुत महंगा होगा, अरे दोस्त ये तो बहुत महंगा होगा, कम से कम 30-40 लाख का तो होगा ना। अरे पगली, 30-40 लाख का नहीं है ये 2 करोड़ का है। क्या बात कर रहे हैं, 2 करोड़ रुपए का? हाँ हाँ, मैं तो बोली थी इतना महंगा लाने का क्या दरकार है, बट क्या करें, वो ले आए हैं इतने दिल से। सो शोबाजी हो रहा है, दिखावाबाजी हो रहा है। ही मे देयरफॉर इंक्रीज हिज परचेज ऑफ डायमंड्स। तो ठीक है जी, कंस्पीकियस कंजम्पशन कहते हैं। कुछ लोग पैसे वाले होते हैं, पैसे वाले को महंगा सामान ही रास आता है, क्योंकि क्या करेंगे, उनके दिमाग में एक चीज़ चलता है कि सस्ता तो कोई भी खरीद सकता है, मेरे पास तो वैसा आइटम होना चाहिए जो कोई और खरीद ही ना पाए। सो कंस्पीकियस कंजम्पशन में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। बैंड वैगन इफेक्ट,
बैंड वैगन इफेक्ट तो जैसे बैंड वैगन होता है ना, एक डब्बा के पीछे दूसरा डब्बा, दूसरा डब्बा के पीछे तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा, तो डब्बा के पीछे डब्बा, डब्बा के पीछे डब्बा. ओके, सो a somewhat similar situation arises with the so called बैंड वैगन इफेक्ट. इसका मतलब ये है कि भैया हमारे मोहल्ले में ना राजू बोलकर एक बड़ा ही इंटेलिजेंट जेंटलमैन है. राजू बन गया जेंटलमैन. अब क्या बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इतना रिसर्च करता है. इफ राजू बाइज एनीथिंग, इफ राजू प्रपोजेज कि ओके वी शुड बाई सैमसंग दिस मॉडल, that means he has researched quite well. And if Raju is buying something, then we should follow Raju, because Raju is an intelligent boy. See who will waste so much time in doing research. We will just simply copy what Raju is doing. Okay, so such effect is bandwagon effect. इसका मतलब ये है कि जो राजू खरीदेगा वो मैं ही खरीदूंगा. The consumer demand for a good may be affected by the taste and preference of social class to which he belongs. ठीक है जी. भाई जिस मोहल्ले में वो रह रहा है उस मोहल्ले में सबके पास कुछ है, तो मेरे पास भी होना चाहिए. If playing golf is fashionable among successful businessmen, then as the price of golf ball rises, a businessman may increase his demand for golf balls in order to show that he is a successful businessman. कहने का मतलब है देखा देखी. भाई तेरे पास है तो मेरे पास भी होने मांगता. अब उस सिचुएशन में भैया क्या आप डिमांड का लॉ ऑफ डिमांड देखोगे? अरे भैया इज्जत की बात है, मेरे इज्जत पे आ गई है, अब तो भैया कुछ भी हो जाए. बीवी बोल रही अरे आप पागल हो गए हैं क्या, कल तक तो ये बॉल 5,000 का मिल रहा था, 6,000 का हो गया. भैया रुक जाइए. ए भैया किसको बोलते हो, पति हूँ तुम्हारा. अच्छा ठीक है, अरे पति देव रुक जाइए. नहीं नहीं, इज्जत का बात है, नहीं रुक सकते. तो लॉ ऑफ डिमांड गया पानी में, लॉ ऑफ डिमांड गया अग्नि में, मैं तो अपना इज्जत बचाऊंगा. तो बैंड वैगन इफेक्ट, आई थिंक नाउ इट्स एब्सोल्युटली क्लियर. नाउ लेट्स कम टू द स्नॉब इफेक्ट. स्नॉब. A consumer may try to show that he no longer belongs to a particular social class. Oh my God, particular social class. कहने का मतलब ये है कि देखो भैया एक गाड़ी का ब्रैकेट है 10 लाख रुपए के रेंज का गाड़ी, 10 लाख रुपए के अंदर का गाड़ी. भाई किसी के पास कोई भी ब्रांड का हो, बट एक समझ में आ जाता है. और एक दूसरा लेवल होता है कम से कम 25 लाख एंड उसके ऊपर का गाड़ी, 25 से 35 लाख. तो अब भैया समझ लीजिए कोई सेंट्रो में घूम रहा है, कोई होंडा सिटी में घूम रहा है, तो अलग अलग क्लास हो गया ना. अब कोई मर्सिडीज़ में घूम रहा है, तो भैया हमारा क्लास ही अलग है. तो अब मेरे को क्लास चेंज करना है. हाउ कैन आई मेक श्योर कि भैया अब अपना भी क्लास बदल गया. अब ठीक छोटे मोटे क्लास के नहीं, हाई लेवल के हो गए. क्यों भैया, मैं मेरे अरे भाई मेरी गाड़ी देखो ना यार, मेरे पास ऑडी है. अब ऑडी का स्टार्टिंग रेंज ही समझ लो 40 लाख से. अब 3 लाख 2 लाख में तो टाटा का नैनो आ जाता है. अब जो बंदा टाटा का नैनो, ऑडी के बगल में टाटा नैनो खड़ा है, तो देखने से ही समझ में आ जाता है कि क्या क्लास है. अब किसी व्यक्ति को अगर क्लास बदलना है, क्लास, तो यहाँ तो प्राइस बढ़ रहा है. प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड तो करना चाहिए, क्योंकि उसको तो टाटा नैनो में खुश होना चाहिए. गाड़ी तो गाड़ी है भाई, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख की गाड़ी है. मैं जी 30 लाख की गाड़ी क्यों लूँ, दाम तो बढ़ रहा है. ओ जी नहीं जी, इसमें मेरा क्लास भी तो बढ़ रहा है. क्लास तो मैं क्लास बढ़ाऊंगा ना जी. ठीक है जी, समझे जी. तो इस जगह पे जहाँ क्लास वाला बात आ जाता है, वहाँ पर हम ये डिमांड सप्लाई वाले बातों को भूल जाते हैं. ठीक है जी. सो ऐसी बातों को हम कहते हैं, दिस इज नोन एज स्नॉब इफेक्ट. कंसिडर अ गुड विच इज consumed typically by poor people. When the price of this good falls, this consumer may decrease his purchase of this good in order to show that he no longer belongs to class of poor. ठीक है जी, दाम गिर गया उस सामान का,
तो वो बोलते हैं ना इनकम इफेक्ट आ गया, दाम गिरते के साथ आपको अचानक से लगने लग जाते कि नाउ आई एम रिच, तो वाई शुड आई कंज्यूम दैट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई एकदम सस्ता क्वालिटी का मिल्क या एकदम घटिया क्वालिटी का आइसक्रीम, अब मैं रईस हो गया तो मैं थोड़ा ब्रांडेड आइसक्रीम खाऊंगा। सो वॉट एवर, इनसिग्निफिकेंट शेयर इन कंज्यूमर्स बजट, इनसिग्निफिकेंट शेयर इन कंज्यूमर्स बजट, कंज्यूमर का बजट होता है, इनसिग्निफिकेंट शेयर मतलब अगर मेरा बजट 1 लाख रुपया का है और उस 1 लाख रुपये के बजट में ये तो सिर्फ 1,000 रुपया का आइटम है, तो मेरे क्या फ़र्क पड़ता है यार, थोड़ा सा दाम बढ़ गया तो 1,000 का 1,050 हो जाएगा। 50 रुपया में, 1,00,000 रुपया का बजट में ये छोटा सा आइटम, जैसे छोटा सा आइटम क्या, लेट्स से मैच स्टिक, एक मैच बॉक्स है जो 2 रुपया का आ रहा था। अब एक घर पे जब हम सामान खरीद रहे हैं, लेट्स से 50,000 रुपया का सामान आता है, 50,000 के सामान में ये 2 रुपया से अगर ये 3 रुपया हो गया तो बोलेंगे कि 50% प्राइस राइस हो गया, 50%, ओ माई गॉड, ऐसे सोचेंगे तो 50% है। क्यों? क्योंकि देखो अगर कल तक दूध 50 रुपया लीटर था और आज वही दूध 75 रुपीज़ लीटर हो जाए, तो दूध अगर मेरे बजट में 10,000 रुपया का था तो आज वो दूध 10,000 की जगह 15,000, 5,000 रुपये का डिफरेंस हो जाएगा। बट यहाँ पर मैच बॉक्स 2 रुपया से 3 रुपया, 50% बढ़ गया। भैया 1 रुपया का तो बात है यार, इट्स ओनली मैटर ऑफ 1 रुपी, बट वेन इट वॉज मिल्क इट वॉज मैटर ऑफ 5,000 रुपीज। सो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। सो इफ इट इज मैटर ऑफ अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट, सो देन दैट टाइम हम ये नहीं बोलेंगे अरे भैया मैच बॉक्स का दाम बढ़ गया भैया, नहीं नहीं अब मैं नहीं लूँगा, कल तक मैं 5 मैच बॉक्स लेता था अब मैं 2 लूँगा, ऐसा नहीं करेंगे हम। If a commodity occupies an insignificant position in the total budget of the consumer, variation in its price may leave the demand for the commodity unaffected। मतलब ये है कल भी मैं महीने में 5 बॉक्स लेता था, कल 10 रुपया देता था, आज 15 रुपया दूंगा, 5 रुपया के लिए मैं सोचूंगा नहीं। बट सर 10 से 15 हो गया, देखो भैया 10,000 से 15,000 होता तो मैं सोचता भी, 10 रुपये से 15 रुपया हुआ, भैया इतना टाइम नहीं है कि मैं 5 रुपये के लिए सोचूंगा। अब इसका एक दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें तो नमक, सॉल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ कमोडिटी। नमक, भैया नमक तो चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, कल 10 रुपया पैकेट आ रहा था आज 20 रुपया आ रहा, ठीक है यार दाम डबल हो गया, बट इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट इज वेबलन इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट ये क्या है? इफेक्ट ही इफेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, इनकम इफेक्ट पढ़ रहे हैं और अब वेबलन इफेक्ट भी पढ़ लेते हैं, ये देख लेते हैं। Some people consider the price of a commodity as the true indicator of its quality। अच्छा जी, इसका मतलब पता क्या है? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई जितना महंगा सामान उसका क्वालिटी उतना अच्छा, ठीक है जी। Hence they purchase more of a commodity with increase in its price। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेम क्वालिटी, एक 10 रुपया लीटर और एक 15 रुपया लीटर, सेम क्वालिटी, ठीक है, तो ये एक भाई साहब है मिस्टर रामा। अब रामा जी को क्या लगता है कि देखो भैया ये 10 रुपया वाला चीज़ है और ये 15 रुपया वाला चीज़ है, तो भाई स्वाभाविक है अगर इसका दाम ज़्यादा है तो बेटर क्वालिटी होगा तभी तो दाम ज़्यादा है, ऐसा कभी कभी हम लोग सोचते हैं। तो ऐसे इफेक्ट को कहते हैं वेबलन इफेक्ट। दे थिंक दैट दे आर पेइंग हायर प्राइसेस for having better quality goods. This is called Veblen effect because Professor Thorsten Veblen had indicated this feature। तो भाई पैसा ज़्यादा भी हो तो हम क्वालिटी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो अगर क्वालिटी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आई डोंट माइंड पेइंग हायर, अगर दाम ज़्यादा है तो भी मैं डिमांड करूँगा क्योंकि आई एम पेइंग फॉर द क्वालिटी। स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज,
स्पेक्यूलेटिव, स्पेक्यूलेटिव मतलब पता क्या होता है? अंदाज़ा लगाना। वेन्स वी ट्राई टू बेट, चलो ये घोड़ा जीतेगा रेस में या वो घोड़ा जीतेगा, आज सचिन कितना रन बनाएगा, सर सचिन तो खेलना बंद कर दिया, अच्छा ठीक है आज विराट कोहली कितना रन बनाएगा, 100 बनाएगा या 80 बनाएगा, कैसे? तो वी आर स्पेक्यूलेटिंग, वी आर गेसिंग। सो स्पेक्यूलेटिंग एक्टिविटीज का क्या मतलब है? गुड्स विच आर ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेक्यूलेशन में डिफाई द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है जी। जैसे शेयर मार्केट में जब आप शेयर्स खरीदते हो किसी कंपनी का, वहां पर दाम बढ़ भी सकता है, दाम गिर भी सकता है। ठीक है। अब क्या होता है? व्हेन द प्राइस ऑफ सच अ कमोडिटी राइजेस, पीपल में इंक्रीज देयर परचेज। अरे सर सर सर, दाम बढ़ रहा है तो मैं परचेज बढ़ाऊंगा क्यों? वाई? दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, अगर मेरे पास 100 शेयर्स है 10 रुपया का वैल्यू पे, तो मेरे पास अगर मैं शेयर मार्केट में जाके बेचता हूँ तो मेरे को 1000 रुपया मिलेगा। अब ये शेयर का दाम 12 रुपया हो गया, फिर नेक्स्ट डे मैं देख रहा हूँ 13 रुपया हो गया, तो मेरे को लग रहा है ओहो ये तो दाम बढ़ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 100 शेयर और ख़रीदता हूँ। तो 100 शेयर इंटू 13 रुपीज़, 1300 रुपीज़। अब बताओ मैं क्यों ख़रीदा? क्योंकि मेरे को उम्मीद है कि ये 13 रुपीज़ से अगर ये 15 रुपीज़ हो जाता है तो मैं हमारे 100 शेयर्स को 1500 रुपीज़ में सेल कर दूंगा, तो मेरे को 200 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर मेरे को उम्मीद है कि प्राइस और बढ़ेगा, आज 13 है, हो सकता है कल 14 हो जाए, फिर 15 हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट मंथ तक 20 हो जाए, तो मैं अभी खरीद लेता हूँ। नेक्स्ट मंथ में जब वो 20 रुपीज़ हो जाएगा तो मैं उसको प्रॉफिट में सेल कर दूंगा। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। When the price of such a commodity rises, people may increase their purchase of that commodity in the expectation that the price would rise even further in the future. आज 13 रुपया का है, मैं खरीद रहा हूँ, कल 14 होगा, फिर 15 होगा, सो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू बेनिफिट। सो भैया लॉ ऑफ डिमांड गया तेल लेने। दिस हैपेंस इन द शेयर मार्केट। ठीक है जी, ये बात भी क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे, एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है गिफन इफेक्ट। गिफन इफेक्ट बोल लो या कोई कई टेक्स्ट बुक में गिफन गुड्स बोलते हैं। तो क्या है ये गिफन इफेक्ट? फाइनली देर इज गिफन इफेक्ट। सर रॉबर्ट गिफन ऑब्जर्व्ड that a typical inferior commodity consumed by the poor people may display an odd behavior. थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, भावनाओं को समझिएगा। When the price of such a commodity rises, the poor people may cut down on their purchase of other more expensive items and increase their purchase of this commodity. नहीं समझ में आया सर, कोई बात नहीं, ये लाइन नहीं समझ में आया, फर्स्ट रीडिंग में नहीं समझ में आएगा, मैं भी आपको आगे जब रीड करूंगा तो समझ में आएगा। फिर से मैं एक बार रीड करता हूँ। व्हेन द प्राइस ऑफ सच अ कमोडिटी राइजेस, सच अ कमोडिटी मतलब गिवन गुड्स, पुअर पीपल में कट डाउन ऑन देयर परचेजेस ऑफ अदर मोर एक्सपेंसिव आइटम्स। अच्छा जी, अदर मोर एक्सपेंसिव आइटम नहीं समझ में आया सर। एंड इंक्रीज देयर परचेज ऑफ दिस कमोडिटी। आइए समझते हैं कि ये क्या चक्कर क्या है। आयरलैंड में 19th सेंचुरी में देखा गया कि कुछ वर्कर्स है, पोटैटो, ठीक है, पोटैटो एंड मीट। अब सिर्फ पोटैटो खाने से तो मज़ा नहीं आएगा, मीट भी चाहिए। अब इमेजिन करिए कि समझ लीजिए लोग 8 रुपये का पोटैटो और लगभग 12 रुपये का मीट, सो 20 रुपये का इन लोग पूरा आइटम था, पैकेजिंग था। अब ये दाम बढ़ गया, अब ये 8 रुपये का पोटैटो जो है ये 12 रुपये का हो गया और 12 रुपये का मीट 18 रुपये का हो गया।
ठीक है। सो अब 20 रुपया का अगर किसी के पास बजट है तो वो क्या करे। सो कल तक समझ लीजिए 1 किलो पोटैटो 8 रुपया का और आधा किलो मीट 12 रुपया का, ठीक है। अब सिचुएशन ये हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो भाई एक काम करते हैं, 2 किलो पोटैटो ले लेते हैं, या अब हमारा बजट तो 20 रुपया का है तो 2 किलो नहीं ले पाएंगे हम। सो क्या करें, दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया। सो 1.5 किलो पोटैटो लेते हैं तो 18 रुपीज़ लग जाता है। अब मीट खरीदने का तो पैसा बचा नहीं है, तो कोई बात नहीं भैया, मीट नहीं खाएंगे, दाम बढ़ गया है पोटैटो का। हम पढ़ रहे थे एक्सेप्शन। सो दाम बढ़ने से तो हम तो डिमांड कम करेंगे, बट यहाँ पोटैटो का दाम 8 रुपीज़ से 12 रुपीज़ हो गया, और पहले हम डिमांड कर रहे थे 1 किलो और अब हम डिमांड कर रहे हैं 1.5 किलो। सो प्राइस बढ़ा है और हमने डिमांड को भी बढ़ा दिया है। तो ये कब होता है, गिफ एंड गुड्स में होता है, जहाँ पर पोटैटो एंड मीट, पोटैटो का दाम भी बढ़ गया, मीट का भी दाम बढ़ गया, बजट नहीं है हमारे पास, तो एक काम करते हैं, मीट को खाना बंद कर देते हैं, पोटैटो का थोड़ा सा कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। तो देखा गया कि दाम बढ़ने से भी डिमांड बढ़ा है। तो आई थिंक ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपको। सो ये मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। ये पोर्शन अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सो दैट वी स्पेंड सम मोर टाइम, वी सेव सम मोर टाइम। अब देखो ये एक बड़ा अच्छा एनालॉजी है, बहुत ही अच्छा एनालॉजी है ये। डिफरेंस बिटवीन गिवन गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स, ये बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन आ सकता है। गिवन गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स एक जैसा ही लग रहा होगा आपको, बट कुछ तो डिफरेंस है। इन दिस कनेक्शन वी कैन इंडिकेट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इन्फीरियर एंड गिवन गुड्स। Where there is a fall in the price of any commodity, we get the following impacts. जब भी किसी भी commodity का fall in price होता है, देखो अब हम लोग थोड़ा थोड़ा सीरियस बात कर रहे हैं। अभी तक जितना हमने डिस्कशन किया था, they were very simple in nature, but now the discussion is getting little serious. But since we had spent so much time in our basic concept clarity, so these things will be very very easy and very very smooth. Fall in the price of a commodity, say price of non-cotton shirts, say price of non-cotton shirts fall हुआ है, नॉन कॉटन शर्ट का प्राइस फॉल हुआ है, तो अल्टीमेटली क्या लगेगा इससे, राइज इन द रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब क्या हो रहा है, राइज इन द डिमांड फॉर अ नॉर्मल कमोडिटी when the consumer increases his purchase of non-cotton shirts. Fall in demand for an inferior commodity when the consumer reduces his purchase of non-cotton shirts. ये आ गया आपका इनकम इफेक्ट। याद करिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था अरमानी का बेल्ट और लेगामी का बेल्ट। तो अगर वो लेगामी का बेल्ट है तो मैं अब उसका डिमांड नहीं करूंगा, मैं अरमानी का डिमांड करूंगा। या अगर कल तक मैं एक शर्ट खरीद पा रहा था तो वही क्वालिटी का मैं एक से ज़्यादा खरीद लूँगा, क्योंकि मेरा अल्टीमेटली मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनकम बढ़ गया। तो ये हो गया इनकम इफेक्ट। फॉल इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ अ कंसर्न कमोडिटी in relation to substitute goods, that is non-cotton shirts become cheaper than cotton shirts. क्या लिखा हुआ है फिर से देखिए, fall in the relative price of the concerned commodity in relation to the substitute good. That is non-cotton shirts become cheaper than cotton shirts. तो क्या होगा, द कंज्यूमर डेवलप्स अ टेंडेंसी टू कंज्यूम मोर ऑफ दैट कमोडिटी whose प्राइस हैज डिक्लाइंड। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ये हम आपको जो बेल्ट का एग्जांपल दिया था एग्जैक्टली सेम है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट in this connection that it is the consumption behavior
of any consumer that makes any commodity inferior or normal to that consumer. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. क्या चीज डिटरमाइन करेगा? कंजम्पशन बिहेवियर. So a particular commodity may be considered as normal commodity to some consumer, but for any other consumer the same commodity may be considered as an inferior commodity. अलग अलग सिचुएशन है दोस्त. कल तक जो मेरे लिए नॉर्मल था, आज मैं ज़्यादा पैसा वाला हो गया, तो आज मेरे लिए वो इन्फीरियर हो गया. इतना सा बात समझाना था, इसमें इतना कुछ कहानी हो गया. इफ़ द इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस फॉल, that is rise in the real income, leads to a fall in demand of the concerned commodity, it is called inferior commodity. तो inferior commodity का सिंपल मतलब ये है कि आज मेरे को, जब मैंने एग्जांपल दिया था टोन्ड मिल्क, अब मैं अपने बच्चों को टोन्ड मिल्क नहीं पिलाना चाहता हूँ, मैं गाय का ओरिजिनल दूध पिलाना चाहता हूँ. वो थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, बट कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं पैसे वाला हो गया हूँ. तो ये टोन्ड मिल्क आज मेरे लिए इन्फीरियर क्वालिटी हो गया. बट कल तक जब मैं एकदम गरीब था, मेरे को तकलीफ़ होता था कि भैया मैं तो दूध ही नहीं पिला पा रहा हूँ अपने बच्चों को, कैसा पिता हूँ मैं, मेरे बच्चे दूध ही नहीं पी पा रहे. तो उस समय ये टोन्ड मिल्क मेरा टारगेट हुआ करता था. गाय का ओरिजिनल शुद्ध देसी गाय का दूध तो मेरे दिमाग में आता ही नहीं था, क्योंकि भैया वो है 100 रुपया लीटर. मेरा औकात ही नहीं था कि मैं उतना सोच पाऊँ. तो मैं ये टोन्ड मिल्क जो 30 रुपया लीटर का था, मेरा हैसियत था, मैं यही सोच पाता था कि मैं अपने बच्चों को कम से कम टोन्ड मिल्क तो पिला दूं. बट आज मेरे पास इतना पैसा है कि मैं 100 रुपया लीटर का गाय का दूध, एकदम देसी गाय का ओरिजिनल दूध मैं पिला रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास पैसा है. तो आज ये टोन्ड मिल्क मेरे को बड़ा इन्फीरियर लग रहा है. बोला नहीं अब टोन्ड मिल्क नहीं, अब तो ये, तो मेरे ख्याल से ये लॉजिक एकदम क्लियर है. तो आदमी के पास जब पैसा बढ़ जाता है तो उसको वही कमोडिटी इन्फीरियर लग सकता है. However, in this case, the joint impact of substitution effect and income effect can lead to a net increase in the demand for such goods after a fall in its price, since the substitution effect might be more powerful. However, the given goods are such inferior goods for which income effect of a price fall is more powerful than the substitution effect. So there is a net fall in the demand for such goods after a fall in price. Hence these goods indicate an exception to the law of demand. In all such cases, the demand curve will be upward sloping, showing a positive relationship between price and quantity demanded. So given goods basically क्या बताने का कोशिश किया जा रहा है? They are such inferior goods for which income effect of a price fall is more powerful than the substitution effect. ठीक है. So there is a net fall in the demand for such goods after a fall in price. तो कहने का मतलब है कि इनकम इफेक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है. अब तो मैं उसको डिमांड ही नहीं करूँगा, चांस ही नहीं है. ठीक है. सो चांस ही नहीं है, मतलब और भी हाई लेवल का इन्फीरियर गुड्स है. ठीक है. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये एक नया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ये अगर आप समझ जाते हो और बिल्कुल समझोगे, इट्स वेरी इजी बिकॉज आई एम हियर टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी लाइन. सो दिस इज़ वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग. सो लेट्स start this. Movement along a demand curve and shift in the demand curve. तो पहले तो अपने को ये समझना होगा कि डिमांड कर्व, वापस से एक बार बात कर लेते हैं. ये पहले मीनिंग समझना होगा. एक मिनट. ये डिमांड स्लोप है, कर्व है. अब यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है, इधर देखिएगा, दिस इज़ वन कर्व और ये एक अनदर कर्व है और ये ब्लू लाइन से एक और कर्व है. ठीक है. सो ये है डायग्राम ए और ये है डायग्राम बी. अब ए और बी में ही अपने को सब कुछ समझ में आ जाएगा अभी. ठीक है.
अब दोस्त, अगर ये जो कर्व है इसके ऊपर नीचे अगर मूवमेंट हो रहा है, इसके ऊपर नीचे मूवमेंट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। अब ये ऊपर नीचे हो रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी समझा देते हैं। अब आपका डेली बजट है 100 रुपये का, डेली बजट है 100 रुपये का। अब आप गए आम खरीदने, 100 रुपये आपको देना है, यहाँ 100 रुपया है, ठीक है। तो 100 रुपया में आपको 1 किलो मैंगो मिला, तो आप 100 रुपया में 1 किलो खरीद लिए। यहाँ प्राइस हुआ 50 रुपया, 50 रुपया में आपको 2 किलो मैंगो खरीदा मिला, तो आप 2 किलो खरीद लिए। कहने का मतलब है आपका यहाँ पर ये प्राइस जो है, जो बजट जो है 100 रुपया, ये आपका फिक्स है। अब 100 रुपये में आपको अगर 1 किलो मिला तो आप 1 किलो खरीद लिए, 50 रुपये किलो मिला तो आप 2 किलो खरीद लिए, 33 रुपीज़ .33 मिला तो भैया आप 3 किलो खरीद लिए, और 25 रुपया जब दाम हुआ तो आप 4 किलो खरीद लिए। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये दाम 25 से वापस 50 हो जाता है तो आप यहाँ से वापस यहाँ पहुँच जाते हो। तो आप जो भी कर रहे हो आपका एक फिक्स्ड आउटफ्लो है। यू नो कि आपको कितना खर्च करना है, अपने को 100 रुपया खर्च करने का, ठीक है। तो 100 रुपया खर्च करने का, तो जो भी होने का है वो इसी डिमांड कर्व में होने का है, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। अब इमेजिन करिए कि अगर आपके पास 100 रुपये की जगह 200 रुपया हो, तो अगर आप कल तक 100 रुपया में 1 किलो खरीद रहे थे मेरे भाई, तो 200 रुपया में 2 किलो खरीदोगे। तो जैसे ही 2 किलो खरीदोगे तो ये 100 रुपया में, अब आपके 100 रुपया किलो दाम है, प्राइस इज 100 रुपीज़ किलो, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, बट आपका बजट 200 रुपया है। नाउ यू हैव 200 रुपीज़। सो अगर प्राइस 100 रुपीज़ भी है, सो इंस्टेड ऑफ 1 किलो यू विल परचेज 2 किलो। सो 2 किलो का जो ग्राफ है वो आपका यहाँ आएगा। सो दिस इज द पॉइंट, ओके। अब 50 रुपया होगा तो वो 4 किलो होगा, तो 4 किलो आपका 4 यहाँ पर है, तो 4 का पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा। सो अब आप देखोगे तो एक नया कर्व जो बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है, इस पॉइंट्स को कवर करते हुए ये रेड कर्व बन रहा है। सो ये जो रेड कर्व बना है मेरे दोस्त, ये डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया है। डिमांड कर्व जो ब्लैक कलर से रेड कलर में गया है, इट इज शिफ्टिंग, शिफ्ट टू राइट। अगर आपका बजट 100 रुपया से 200 रुपया हुआ है तो आपका डिमांड कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो गया है। उसी प्रकार से जब आपका बजट 200 रुपया से अगर 100 रुपया में होता है तो आपको पता है ब्लैक लाइन 100 रुपीज़ का, ये लाइन है 100 रुपीज़ बजट का, बट अगर 50 रुपया हो जाए तो आपका ये लाइन बन जाएगा पीछे। सो ब्लैक, रेड एंड ब्लू, सो ये शिफ्ट हो रहा है। सो अगर आपका बजट शिफ्ट हो रहा है तो आपका डिमांड भी शिफ्ट हो रहा है। तो यही है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। तो आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, तो बहुत इजी है। शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, बात हो रहा है शिफ्ट का। शिफ्ट का मतलब इधर से इधर या नीचे, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट। वी नो दैट द डिमांड शेड्यूल फॉर अ कमोडिटी शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। ये तो हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि डिमांड शेड्यूल हो या डिमांड कर्व हो, ये राधा कृष्ण है, ठीक है, एकदम कभी भी भूलने का नहीं। सीधा सीधी प्राइस एक तरफ, डिमांड एक तरफ, तो ये हो गया डिमांड शेड्यूल या ये हो गया डिमांड कर्व। However, we also know that the demand for a commodity depends not only on the price of this commodity
बट ऑल्सो ऑन होस्ट ऑफ अदर फैक्टर्स। अरे भैया, गोपियां तो और भी है, हमने सीखा जरूर। वी लर्न द लॉ, वी लर्न द लॉ ऑफ डिमांड इन रिलेशन टू द प्राइस, बट देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। कृष्ण भगवान सिर्फ राधा जी के साथ रासलीला नहीं करते हैं, वो बाकी गोपियों के साथ भी करेंगे। तो बाकी लोगों का भी तो चांस है, नंबर आएगा। ठीक है जी। इन ड्रॉइंग अ डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो इसमें क्या रहता है, एक होता है प्राइस, एक होता है डिमांड। ये बात एकदम प्लीज दिमाग में जचा लीजिए। वी अज्यूम दैट दीज फैक्टर्स आर हेल्ड कांस्टेंट। याद है मैंने आपको पहले भी बताया था, दीज फैक्टर्स मतलब गोपियाज। जब भी हम डिमांड शेड्यूल का बात करते हैं तो हम सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का बात करते हैं, और उस सिचुएशन पे हम बाकी सारे फैक्टर्स को बुलाए, खामोश, चुप, दूर हो जा मेरी नजरों से। तो बाकी सारे फैक्टर्स बेचारे डर के दुम दबा के चुपचाप कोने में छुपे हुए हैं। बट कब तक छुपेंगे, कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा। और जैसे ही वो बाहर निकलेगा, राधा कृष्ण जो अकेले में डांस कर रहे थे, रास लीला कर रहे थे, जैसे बहुत बहुत सारी गोपियां आ गई। अब ये समझिए कि जैसे ही गोपियां आई तो राधा शर्मा गई, और राधा बोली नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, अभी मैं और डांस नहीं करूंगी, मैं और नाचूंगी नहीं कृष्ण आपके साथ। ठीक है। सो कहने का मतलब ये, देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। कभी कभी तो हम उनको चुप करा देते हैं, तो हम अपना रास लीला कंटिन्यू रखते हैं, बट वो जब अदर फैक्टर्स आ जाते हैं सामने तो हमें हमारी लीला को रोकनी पड़ती है। ठीक है जी। वॉट हैपन्स व्हेन दीज अदर फैक्टर्स चेंज। कल तक मैंने बोला था कि तुम लोग जहां हो, जैसे हो, वहीं रहो। अदर फैक्टर्स मतलब क्या था, हमने बताया था ना, इनकम। मेरा इनकम चेंज नहीं हो रहा है, बट अब चेंज हो गया है। अब अगर चेंज हो गया तो मैं क्या, कुछ और क्वांटिटी डिमांड पे असर आएगा? आएगा। द आंसर इज द लेवल ऑफ डिमांड शेड्यूल चेंजेस, द डिमांड कर्व इन द डायग्राम शिफ्ट्स इट्स पोजीशन। जैसे ही अदर फैक्टर्स, देखो भैया सिंपली अगर समझाएं आपको, ये डायग्राम देख लो आप, ये जैसे ही शिफ्ट हो रहा है, ये कर्व जैसे ही शिफ्ट हो रहा है, ये कर्व यहां था, अब यहां से यहां आ गया। शिफ्ट का मतलब क्या है कि अदर फैक्टर्स जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है। अदर फैक्टर्स चेंज होते के साथ आपका पूरा का पूरा कर्व चेंज हो जाएगा। Hence, at any given price, demand for the commodity will change. This is called change in demand. Here we relax ceteris paribus assumption. ठीक है। चेंज इन डिमांड, प्लीज ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा 2-3 वर्ड्स है जो मैं अभी आपको समझा दूंगा, एकदम इजी हो जाएगा। चेंज इन डिमांड, और देखो यहां पर कुछ आएगा इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। ये थोड़ा सा कभी कभी आप लोग हड़बड़ी में गलती कर सकते हो, बट मैं गलती होने नहीं दूंगा, चिंता मत करिए। ठीक है। सो वापस से मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जब भी अदर फैक्टर्स में चेंजेस आता है, जैसे ही अदर फैक्टर्स में चेंजेस आए तो चेंज इन डिमांड हो जाएगा। चेंज इन डिमांड का मतलब क्या है, आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। Here we relax the ceteris paribus assumption. रिलैक्स मतलब कल तक जो था ना, कांस्टेंट रहना है तुमको। अब वही मैं तो कांस्टेंट रह नहीं पा रहा हूँ। मेरा इनकम कल तक 20,000 रुपया महीना था, अब मेरा इनकम 40,000 हो रहा है, तो मैं कांस्टेंट नहीं हूँ ना। कांस्टेंट मतलब जैसा हो वैसा ही रहो, चेंज हो गया ना। तो चेंज होने के मतलब यही है कि डिमांड कर्व यहाँ था तो यहाँ हो गया, क्योंकि इनकम चेंज हो गया। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ अदर फैक्टर्स में से, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है राइज इन योर मंथली इनकम। ठीक है। तो ये हुआ ओरिजिनल राइज, दिस इज नॉट इनकम इफेक्ट। एक होता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में क्या आपका ओरिजिनली इनकम राइज हो रहा है। आपका इनकम था 10,000 रुपया महीना, आपको डेली आम खरीदना, डेली नहीं समझ लो वीकली, आप 500 रुपया का मैंगो खरीदते थे।
मैंगो का दाम था 50 रुपया किलो, मैंगो 50 रुपया किलो से हो गया 25 रुपया किलो। तो इनकम इफेक्ट आया। कल तक जो आप डिमांड कर रहे थे, 10 किलो मैंगो खरीद रहे थे 50 रुपया के हिसाब से, 25 रुपया किलो होने के बाद आपने 20 किलो मैंगो खरीदा। तो बेसिकली आप उसी सेम कर्व पे ही चल रहे हो, ऊपर नीचे चल रहे हो, ऊपर नीचे ऑन द सेम डिमांड कर्व, ठीक है। बट अगर आपका इनकम 10,000 से 25,000 हो गया, तो आप 500 रुपया के जगह 1500 रुपया का मैंगो खरीद रहे हो, तो ये डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा दी। नाउ यू आर नॉट ऑन द सेम डिमांड कर्व, आप एक कर्व आगे चले गए हो। इतनी सी बात है। आइए देखते हैं, आगे समझते हैं। इफ देर इज एन इंक्रीज इन डिमांड एट ईच प्राइस लेवल, if there is an increase in demand at each price level, the demand curve shifts in a rightward direction. कहने का मतलब यह है कि ईच प्राइस लेवल बढ़ भी रहा है, जो भी हो रहा है। आपका डिमांड कल तक अगर 100 किलो एप्पल का था, तो आज 200 किलो एप्पल का हो गया। कोई भी प्राइस लेवल में, जैसे मैंने आपको थोड़ा देर पहले समझाया था कि आप इस प्राइस लेवल पे अगर यहाँ डिमांड कर रहे थे, तो अब यहाँ से आप यहाँ आ रहे हो, आगे आ रहे हो। तो पहले आपका क्वांटिटी डिमांडेड ये था, अब आपका क्वांटिटी डिमांडेड ये है। तो ऑफ कोर्स आपका शिफ्ट हो रहा है। इफ देर इज अ डिक्रीज इन द डिमांड, इट शिफ्ट टू द लेफ्ट। thus if at each price level the demand for a commodity becomes more than before, it is called an increase in demand. In this case, the demand curve would shift towards the rightward direction. So चेंज इन डिमांड हुआ, और वो चेंज क्या हुआ, वो चेंज हो गया इंक्रीज। वो चेंज हो गया इंक्रीज का मतलब हुआ डिमांड कर्व आपका राइट साइड में शिफ्ट होगा। बट चेंज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज भी होता है चेंज और डिक्रीज भी होता है चेंज, ये भूलने का नहीं है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ द डिमांड फॉर अ कमोडिटी बिकम्स लेस देन बिफोर एट ईच प्राइस लेवल, जो भी प्राइस लेवल हो, जो भी भैया, अब एक बात बताइए, अब सबका इनकम जो है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कल तक सबका इनकम 10,000 रुपया था, अब 3 महीने से लोगों को सैलरी नहीं मिली है। अब मैंगो अगर 20 रुपया किलो है, मैंगो को मैंने 20 रुपया से 15 रुपया किलो भी कर दिया, तो भी क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, अब लोग डिमांड कर ही नहीं रहे। क्या करेंगे भैया, पैसा नहीं है। आप दाम कम भी कर दोगे तो भी पैसा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक रूल था ना, कांस्टेंट सेटेरिस पेरिबस, कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि भी कल भी मेरा इनकम 10,000 था, आज भी 10,000 है, कल भी 10,000 है, अगले महीना भी 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। बट अब वो चीज़ नहीं रहा। मेरे पिताजी 3 महीने से घर पे बैठे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है। अब अगर मैंगो का दाम गिर भी गया तो देखो कितना दुर्भाग्य है, मेरे पास पैसा नहीं है आज। कल तक तो मैंगो 100 रुपया किलो में था, तो मेरे को लगता था कि कब मैंगो सस्ता हो तो मैं ज़्यादा खरीदूंगा। आज मैंगो सस्ता हो गया बट फिर भी पैसे नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि डिमांड कर्व आपका शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, इट इज कॉल्ड अ डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, एकदम सिंपल सी बात है। कल तक अगर 1,000 किलो एप्पल का डिमांड था और आज 2,000 किलो एप्पल का डिमांड हो गया है, तो ये शिफ्ट टुवर्ड्स राइट है। 1,000 किलो एप्पल से 100 किलो एप्पल पे आ गया है, तो शिफ्ट इन टुवर्ड्स द लेफ्ट हो गया। 1,000 से अगर 950 भी आएगा तो भी शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। इन दिस केस द डिमांड कर्व वुड शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। तो ये देख लीजिए दोस्त, फिगर 3A इंक्रीज इन डिमांड, फिगर 3B डिक्रीज इन डिमांड। अब डिक्रीज मतलब क्या है, अपने इसको पकड़ रहे हैं DO, ठीक है, इसको यहाँ से ले रहे हैं DO से, इसको जब लेकर देख रहे हैं ये पीछे आ रहा है तो डिक्रीज है, और यहाँ पर DO ये वाला लाइन है, यहाँ से ले रहे तो ये इंक्रीज है। तो मेरे ख्याल से अगर आज हम यहीं रोकें तो अच्छा रहे। एक लेक्चर और लगेगा शायद, या 2, जो भी लगे। देखो हम
टाइम देखकर असेसमेंट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आप जब आप पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो और अच्छे से एक बार समझ लोगे कॉन्सेप्ट को तो हमेशा क्लियर रहेगा और ये डिमांड लाइफ लॉन्ग काम में आने वाला है। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा एक और बात, यूट्यूब वाले बच्चों आपका डिमांड पर कि सर प्लीज़ कम से कम एक चैप्टर तो कंप्लीट कराइए, तो मैं आपके रिक्वेस्ट पर ये पूरा का पूरा जो डिमांड चैप्टर है आईसीएसई क्लास 10 मैं यूट्यूब में अपलोड करूँगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी टू से उसके बाद के जो 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 चैप्टर्स है वो मैं यूट्यूब में अपलोड नहीं कर पाऊँगा। सो इफ़ यू नीड द फुल कोर्स यू कॉल आवर एडमिशन हेल्प डेस्क, और एडमिशन हेल्प डेस्क का नंबर है 9830175050। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9830195050 पे। इस नंबर पे अगर आप व्हाट्सएप करते हो तो आपको पूरा डिटेल्स वो सेंड कर देंगे। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय।